हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो है भारत में सार्वजनिक प्रशासन की जो है हम ये वाली बुक सेमेस्टर 4 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है भारतीय प्रशासन। इसका फर्स्ट पार्ट सिविल सेवाओं की संरचना विकास। तो अब हम देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका फर्स्ट का मैंने मेन पॉइंट पे कर दिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से एक मिनट, ये देखिए इसका ये फर्स्ट है, जिसका चैप्टर का नेम है भारतीय प्रशासन का सिविल सेवाओं की संरचना विकास, ऐतिहासिक विरासत, संवैधानिक। सेकंड, इसमें क के जो 2 पार्ट है। संवैधानिक ढांचे में सिविल सेवा नियुक्त, प्रशिक्षण, पदोन्नति, और ख है पीएमओ कैबिनेट सचिवालय, ग है प्रशासनिक सुधारों में प्रमुख पहल। तो आइए हम इसके जो पॉइंट्स वाइज करते हैं अपने क्वेश्चंस। इसका है यहाँ से ये रहा। सिविल सेवा शब्द का उपयोग सबसे पहले अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था और वह भारत में सिविल सेवा की प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। फिर हमारे सेकंड है, मैं आपको दिखाऊं। E.N. ग्लेडन ने वर्ष 1948 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द सिविल सर्विस इंट्रेस्ट प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर में सिविल सेवा को उन व्यक्तियों के विश्लेषिक निकाय के रूप में परिभाषित किया है जो राष्ट्र के नागरिक प्रशासन तक ही सीमित कार्यों में लगे हुए हैं। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा यहाँ पे ये, इसका सामान्यवादी का विभागीय नेता के साथ सीधा संबंध होता है, जो वोट के माध्यम से जनता द्वारा चुना गया राजनीतिक प्रतिनिधि होता है। सिविल सेवा के कार्य, सार्वजनिक नीति का निर्माण और कार्यान्वयन, प्रासंगिक डेटा और जानकारी का संग्रह। यह सचिवालय स्तर पर प्रशासन के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह कैबिनेट के निर्देशों के अनुसार विधायिका की इच्छा को पूरा करता है। देश के कानून का प्रशासन, बजट तैयार करना, सरकार के कराधान और व्यय को प्रभावित करना, जनसंपर्क बनाए रखना। और ये हमारा शास्त्रीय काल से हम पाते हैं कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है। 3 प्रकार के सरकारी कर्मचारियों अर्थात अधिकारी, क्लर्क और सेवक का उल्लेख किया है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के संयुक्त प्रयासों के कारण ही भारत में सिविल सेवा का विकास हुआ। फिर वर्ष 1800 में भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक कॉलेज खोला गया और कॉलेज की स्थापना कंपनी के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने लैंस करने के लिए की गई थी। फिर हमारे नेक्स्ट जो है 1833 का वोटर अधिनियम। 1833 का वोटर अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण कानून था, जिसने भारतीयों सहित सभी के लिए सिविल सेवाओं को खुला रखने की शुरुआत की। अधिनियम में कहा गया है कि सिविल सेवकों का चयन अब कंपनी के अधिकार के दौरान एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। फिर हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम ने उस समय भारत में सिविल सेवाओं में प्रचलित भाई भतीजावाद की समस्या को दूर कर दिया। यह इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से था कि सिविल सेवाओं को अंततः भारतीयों सहित सभी के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया था। फिर हमारा 1854 की मैकाले समिति की रिपोर्ट। 1854 की मैकाले समिति की रिपोर्ट भारत में सिविल सेवकों के रोजगार और प्रशिक्षण के लिए मूल मार्गदर्शिका है। रिपोर्ट में सिविल सेवाओं के संबंध में कई सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ तक कि वरिष्ठ सरकारी पदों पर की गई नियुक्ति की खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जानी चाहिए। दूसरा, सिविल सेवाओं के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच रखने का सुझाव दिया जाता था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
ये रहा 1854 के बाद का घटनाक्रम। 1861 का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण पदों की एक निश्चित संख्या को आरक्षित करने के विचार के साथ आया जो अनुबंधित सिविल सेवाओं का हिस्सा थे। 1886 का एचिसन आयोग। पहले की समस्याओं को हल करने के लिए अंग्रेजों ने एक बार फिर सिविल सेवाओं के उच्च स्तर पर भारतीयों के लिए पूर्ण निष्पक्षता लाने के लिए वर्ष 1886 में एचिसन आयोग नामक एक नया आयोग नियुक्त किया। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा 1912 का इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग को सिविल सेवाओं के उच्च स्तर पर भी भारतीयों को रोजगार देने के लिए नई संभावनाओं की तलाश के लिए नियुक्त किया गया था। मोटफोर्ड रिपोर्ट या मैटिंग चैमफोर्ड रिपोर्ट 1918 और भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में सिविल सेवा का इतिहास मोंटेग्यू चैमफोर्ड रिपोर्ट की सिफारिशों का उल्लेख किए बिना अधूरा है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक मिनट, ये रहा हमारा नेक्स्ट। इसमें नहीं है, ये हमारा इधर है। स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा संवैधानिक ढांचा। स्वतंत्र भारत सिविल सेवाओं के क्षेत्र में अपनी ब्रिटिश विरासत की पूरी तरह से छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा अनुच्छेद 3111 भारत में अखिल भारतीय केंद्रीय या राज्य स्तर पर ऐसे अधिकारियों को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद में कहा गया है कि उन्हें उस व्यक्तियों के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा छुट्टी नहीं दी जा सकती है जिसके द्वारा उन्हें चुना गया था। फिर हमारा ये है सिविल सेवा की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली अखिल भारतीय सेवाएं हैं, दूसरी केंद्रीय सेवाएं और तीसरी राज्य सेवा। फिर हमारा अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान के प्रारूपण के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं का जोरदार समर्थन किया, इसलिए उन्हें भारत में अखिल भारतीय सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं हम। आगे हमारा यहाँ पे केंद्रीय सेवा। इन सेवाओं के तहत सिविल सेवक विशेष रूप से केंद्र के लिए काम करते हैं। इन सेवाओं के तहत अधिकारी केंद्र में सरकार के विभिन्न विभागों के तहत कार्यात्मक और तकनीकी सेवा के विशेष पदों पर काम करते हैं। केंद्रीय सेवाओं में 4 प्रकार की सेवाएं शामिल है जो है केंद्रीय सेवाएं समूह ए, केंद्रीय सेवाएं ग्रुप बी, केंद्रीय सेवाएं समूह सी, केंद्रीय सेवाएं ग्रुप डी। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं। इधर हमारे पास क्या है? इधर है ये केंद्रीय स्तर की ये सभी उपयुक्त सेवाएं समूह क में समूह ख सेवाओं के समान प्रकार मौजूद हैं। ग्रुप सी सेवा लिपिक ही है, जबकि समूह डी सेवाओं में मैनुअल कर्मचारी है। ग्रुप ए और ग्रुप बी राजपत्रित पद है, जबकि ग्रुप सी और डी ऐसे नहीं है। राज्य सेवा राज्य सिविल सेवा कर्मचारी केवल राज्य सरकार की देखरेख और कमान के तहत काम करते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पे ये रहा केंद्र और राज्य दोनों में सिविल सेवकों और उनकी सेवा शर्तों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत की जाती है, जो संसद और संबंधित राज्यों के राज्य विधानसभाओं को यह शक्ति देता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं IAS, IPS, IFS और केंद्रीय सेवाएं समूह ए और बी के उच्च पदों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एकल प्रकृत परीक्षा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर देखते हैं। ये रहा, सिविल सेवाओं के लिए पहली परीक्षा वर्ष 1947 में हुई और चयन के बाद उम्मीदवारों को मैटकॉफ हाउस नई दिल्ली से प्रशिक्षण दिया गया था। फिर यहाँ पे देखते हैं, भारत में राज्य के सात संघ में सिविल सेवकों की पदोन्नति विभाग के प्रमुख के सुझाव पर निर्भर करती है और कई बार यह यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन पर भी निर्भर करती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये सिविल सेवाएं भारत के राष्ट्रीय निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिविल सेवा ने भी एक मजबूत शक्ति के रूप में काम किया है जो देश को बांधता है। और फिर यहाँ पे हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी सुधारों की शुरुआत के साथ सिविल सेवाओं की भूमिका बदल गई। फिर इधर देखते हैं, भारत में सिविल सेवाएं सहकारी संघवाद के प्रयास में सहायता करती है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्र और उसके नागरिकों की अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल सेवकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। फिर हमारा यहाँ पे प्रशासनिक सुधार ऐसे परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं जो प्रशासन में संचारात्मक स्तर पर, प्रक्रिया स्तर पर और व्यवहार स्तर पर पूरे किए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण समितियाँ और आयोग इस प्रकार हैं। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1947, अर्थव्यवस्था समिति 1948, अय्यरगार समिति 1949, गोरवाला रिपोर्ट 1951, एप्पल बाय रिपोर्ट 1953 और 1956, भ्रष्टाचार निवारण समिति 1965, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, कोठारी समिति 1976, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977, 1981, आर्थिक सुधार आयोग 1981-84, केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग 1983-1987, सतीश चंद्र समिति 1988-89, पाँचवा केंद्र वेतन आयोग 1997, सिविल सेवा परीक्षा समिति 2001 की रिपोर्ट, सुरेश नाथ की समिति की रिपोर्ट 2003, आईएएस अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की समीक्षा करने वाली समिति की रिपोर्ट 2003, सिविल सेवा सुधार समिति 2004, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005, पुलिस अधिनियम मसौदा समिति 2006, छठा केंद्रीय वेतन आयोग 2008 और केंद्र राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग 2010, सातवां केंद्र वेतन आयोग 2014। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे में क्या है, ये निष्कर्ष आ गया। सेवाओं भारतीय, एक मिनट पूरा निकालो। भारतीय सिविल सेवाओं की वर्तमान प्रकृति और संरचनात्मक मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के तहत प्रशासनिक से प्रभावित है। फिर हमारा है यहाँ पे इन सेवाओं की दक्षता के माध्यम से ही देश भविष्य में विकास के क्षेत्र में और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने और एक कुशल, गैर भ्रष्ट और एक निश्चित समय के भीतर देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय पर सुधारों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अब देखिए ये हमारा जो सेकंड टॉपिक है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी चली गई थी तो मैं आगे से, क्योंकि ये सारे मेन पॉइंट्स थे और आपके पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं, तो यहीं तक था। थैंक यू।